तो नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, ये आपकी आखिरी फंडामेंटल राइट्स है जो पार्ट 3 में आपको मिलेगी। दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। व्हाट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? इट इज़ द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो पार्ट 3 आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। अब ये फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू तब तक ही होगी जब तक ये इन्फोर्सेबल हो। ठीक है, तो इन्फोर्सेबल कैसे बनती है ये? आर्टिकल 32 से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, इफ योर राइट्स आर वायलेटेड यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको 226 से भी मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग यू कैन गो टू हाई कोर्ट अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग नॉन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट पार्ट 3 के अंदर जो 32 है आर्टिकल, उससे आपको सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए प्रोविजंस है। ओके, इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है रिट्स। रिट्स आर बेसिकली ऑर्डर्स। रिट्स का माने होता है ऑर्डर्स इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट्स या फिर पब्लिक बॉडीज़ या फिर इंडिविजुअल बॉडीज़, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिट्स या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्डर। तो बेस्ड ऑन द पर्पस, द रीज़न, there are 5 types of writs, okay, in the Indian Constitution. Remember, writs can be ordered both by the Supreme Court, High Court or any other court that the Parliament has designated. Okay, लेकिन 32 आर्टिकल के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के रिट की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के रिट की पावर आती है आर्टिकल 226 से। ओके, तो सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस माने, ये लैटिन में लिखे हैं सारे, इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, रीज़न क्या होता है? इट इज़ इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। ये बेसिकली इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट दिया जाता है। इट कैन बी अगेंस्ट बोथ अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड अ पब्लिक बॉडी, ओके, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन। दिस रिट इज़ अ बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ये रिट पॉपुलर इमरजेंसी के टाइम पर हुआ था। ओके, व्हेन देयर वर मैनी आर्बिट्ररी अरेस्ट, तो हेबियस कॉर्पस एक बहुत फेमस हेबियस कॉर्पस केस भी बना था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है आपका हेबियस कॉर्पस। इट इज़ इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, इट इज़ नॉट इशूड व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल। ठीक है, ओनली इलीगल डिटेंशन में होता है। और प्रोसीडिंग्स इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर। अगर डिटेंशन लॉफुल है या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तब इशू नहीं होता है। डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं या फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के बाहर होता है ये, तो तभी अप्लाई नहीं होगा। मैंडेमस, तो मैंडेमस इज द सेकेंड रिट विच मीन्स वी कमांड। इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स को ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए ये रिट इशू होती है। इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल या बॉडी, कॉर्पोरेशन, ट्राइबल, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। Habeas corpus is also against private individual as well as public body. Mandamus खाली public body के against होती है। The writ of mandamus cannot be issued against a private individual
और व्हेन द ड्यूटी इज़ डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी. फॉर एग्जांपल, अगर आप IAS ऑफिसर बनेंगे तो यू विल हैव मैनी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो आप पे आपके अगेंस्ट मैंडेमस की रिट नहीं लगाई जा सकती. इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर, ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तब ये नहीं लगाया जा सकता. फिर आते हैं प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन और सर्टियरारी थोड़े बहुत सिमिलर हैं, तो इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट करना क्या होता है. सबसे पहले प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड. ओके, व्हाट डज इट फॉरबिड? टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन और असर्पिंग अ जुरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस. मीनिंग, अगर जुरिसडिक्शन के बाहर जाने की कोशिश करता है लोअर कोर्ट, देन द हायर कोर्ट कैन इशू दिस रिट ऑफ प्रोहिबिशन. इट इज़ ओनली प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव का माने कि अगर ये रिट इशू होती है देन द प्रोसीडिंग्स इज कॉस्ट, ठीक है, वो बंद हो जाता है वहाँ पर. केस सीधे बंद हो जाता है. ओके, एंड नंबर 1, दिस इज़ ओनली प्रिवेंटिव. सेकेंड, इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल, मीनिंग ओनली जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट लगता है. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल and quasi-judicial authorities. It cannot be issued against administrative authorities या फिर legislative bodies या private individuals. Okay, अगर हम इसी को contrast करें certiorari से, which means to be certified. Okay, to be certified, ये basically use होता है to transfer a case pending with the letter to itself. मतलब हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से अगर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करना है केस, तब ये यूज़ होता है. इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव. प्रिवेंटिव का माने कि जब प्रिवेंटिव सर्टियरारी लगेगा तो जो केस है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा. क्यूरेटिव में ये ट्रांसफ़र ऑफ केस होगा. ओके, केस ख़त्म नहीं होगा बट ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट. अगर आप प्रोहिबिशन में देखें, इट वाज ओनली प्रिवेंटिव. जैसे ही ये लगा केस इन लोअर कोर्ट, स्क्वॉश हो गया, वो पूरा केस ही स्क्वॉश हो गया. ओके, प्रोहिबिशन और ये लगता कब है? जब ये एक्सीड इट्स जुरिसडिक्शन, व्हेन द लोअर कोर्ट्स बिगिन टू एक्सीड इट्स जुरिसडिक्शन. सर्टियरारी कब लगता है? जब ट्रांसफ़र ऑफ केस करना होता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इट इज़ जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल as well as administrative. ओके, और ये जो प्रोहिबिशन था वो खाली क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ और जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट था. ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़, जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये दोनों ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट नहीं लगते हैं. फिर है 5वां, क्यू वारंटो. क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. किसने आपको ये अथॉरिटी दी कि आप ये पद पे हो या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप IAS बनोगे, ठीक है, तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए ये पूछने का कि किस अथॉरिटी से आप IAS ऑफिसर बने हैं. देन यू कैन शो योर क्रेडेंशियल्स. ठीक है, क्योंकि इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड IAS ऑफिसर है, देन हाउ विल यू चेक कि ये फ्रॉड है नहीं है. ओके, that is done by quo warranto. तो it is person in public office of permanent character. permanent character माने कि जो फॉर एग्जांपल आपकी जॉब IAS या IPS वाली जॉब हो गई, लेकिन जो टेम्परेरी करेक्टर वाले होते आते हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल जॉब्स हैं, ओके, या फिर प्राइवेट ऑफिस है. प्राइवेट ऑफिस में एक लगता नहीं है, सिर्फ पब्लिक ऑफिस में और परमानेंट करेक्टर में लगता है. ओके, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. अनलाइक द 4 अदर रिट्स, दिस कैन बी सॉट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली बाय द अग्रीव्ड पर्सन. ये डिफरेंस है. ओके,
तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आर्टिकल 32 हमने पढ़ा क्या इसका इम्पोर्टेंस है। इसमें 5 तरह की रिट्स हैं। हेबियस कॉर्पस, ये टू हैव द बॉडी ऑफ, क्यों लगता है, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट लगता है, अगेंस्ट प्राइवेट और पब्लिक दोनों लग सकते हैं। ओके और कब नहीं लगता है, जब डिटेंशन लॉफुल होता है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर जुरिसडिक्शन के बाहर है कोर्ट के। मैंडेमस मीनिंग वी कमांड। वी कमांड मीन्स जब कोई पब्लिक ऑफिशियल काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट कैन ऑर्डर हिम और हर टू डू वर्क, टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी। ये कब यूज़ नहीं होता है, जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट यूज़ नहीं होता है या फिर डिस्क्रिशनरी जॉब है या ड्यूटी है तब यूज़ नहीं होता। प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट यूज़ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट यूज़ नहीं होता। ओके कब यूज़ होता है, एक पब्लिक ऑफिशियल पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट या ऑफिशियल के अगेंस्ट यूज़ होता है, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी हमने देखा। प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरवर्ड, सर्टियोरारी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव है। ये तब यूज़ होता है जब लोअर कोर्ट्स अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रहे हैं। ये तब यूज़ होता है जब पेंडिंग केसेस हैं। ओके ये सिर्फ जुडिशियल प्लस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़, क्वाजी जुडिशियल यानी ट्राइब्यूनल्स वगैरह, तब यूज़ होता है। ये जुडिशियल प्लस क्वाजी जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में यूज़ होता है। दोनों ही लेजिस्लेटिव या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट यूज़ नहीं होते हैं। ओके फिर था लास्ट का क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीनिंग बाय व्हाट अथॉरिटी, किसने आपको अथॉरिटी दी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं ये। एंड इट इज़ डन फॉर परमानेंट जॉब्स एंड पब्लिक ऑफिस, नॉट फॉर मिनिस्टीरियल जॉब्स। मिनिस्टर की जॉब्स परमानेंट नहीं होती है इस वजह से। ठीक है फिर इसके कुछ फीचर्स है। रिट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। इसका माने क्या है, रिट ओरिजिनल का माने कि अगर आपकी आर्टिकल 32 के अंडर अगर आपकी राइट्स वायलेट होती है देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है आपको अपील करके, फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट, पहले आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर हाई कोर्ट की रूलिंग को अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव बिकॉज आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो आपके पास चॉइस है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं। अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं देन इट इज़ एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। लेकिन एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है लेकिन हाई कोर्ट वाला जो जुरिसडिक्शन है वो 226 के अंडर आता है। 32 ओनली डील्स विद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है फिर रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, दोनों में फ़र्क क्या है देखते हैं। सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इसका द टेरिटरी ऑफ स्टेट तक ही सीमित है। द सुप्रीम कोर्ट का होल ऑफ इंडिया तक सीमित है। ओके तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें ब्रॉडर जुरिसडिक्शन है। फिर आता है हाई कोर्ट इज़ फॉर फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट इज़ ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है इस केस में हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है इट इज़ ब्रॉडर देन सुप्रीम कोर्ट। तीसरा डिफरेंस आता है कि हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ केस। ठीक है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, कैन नॉट रिफ्यूज़। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके सुप्रीम कोर्ट के पास सारे केसेस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आते हैं। ओके एंड बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ड्यूटी टू हेयर देम एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ ऑन हियरिंग दीज केसेस। हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड इसके पास फंडामेंटल राइट्स के भी केसेस आते हैं और लीगल राइट्स के भी केसेस आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसेबल है लेकिन लीगल राइट्स नहीं है। ठीक है तो इसमें
हाई कोर्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लीगल राइट को इंटरटेन करे. दैट इज़ वाई हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़ द रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226. ठीक है, तो इस केस में इसकी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बड़ा होता है. ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो हाई कोर्ट इज़ ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन. ठीक है, ये था आपका आर्टिकल 32. ठीक है, 31 देखा हमने. 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, विच वॉज मेड अ लीगल राइट बाय 44th अमेंडमेंट इन आर्टिकल 300A. तो इसको 300A में भेज दिया गया जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, और उसको लीगल राइट बना दिया गया. ठीक है, एक और आर्टिकल था 19(1)(f जो कहता था यू विल हैव द फ्रीडम टू बाय प्रॉपर्टी इन एनीवेयर इन दिस कंट्री, इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री. लेकिन इसको भी हटा दिया गया 19(1)(f से, तो अभी वो ब्लैंक है वहाँ पर. ओके, ये है आर्टिकल 31. इसके बाद इसके बाद 31 के अंडर 31A, B, C का एक टॉपिक बनता है. एक नए 3 आर्टिकल्स हैं जो DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट से डील करते हैं. ठीक है, ये अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब DPSP और फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन क्या है. 2 तरह के रिलेशन होते हैं. एक तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और एक जब दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं. ठीक है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो 31A, B और C इस केस को डील करते हैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं. 31A कहता है कि 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं. इन लॉज के लिए अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है देन दे कैन वायलेट आर्टिकल 14 और 19. ठीक है, इसको इस टॉपिक को डिटेल में DPSP वाले क्या कहते हैं, DPSP वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. तो थोड़ा सा समरी देख लो अभी. ठीक है, 31 कहता है कि 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ हैं. दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म्स. इस कैटेगरीज में अगर कोई लॉ बनता है देन दे कैन वायलेट 14 एंड 19. ठीक है, 31B कहता है, देखो 31A आया था 1950s में. 31B कहता है कि 31B गिव्स द कंसेप्ट ऑफ 9th शेड्यूल. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ को हम 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो द लॉ कैन वायलेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल immunizes any law included in the 9th schedule from all fundamental rights. ठीक है, ये था 31B का. लेकिन IR कोयलो केस आया, उसमें द कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9th शेड्यूल. तो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया 31B की पावर्स. ठीक है, और 31C कहता है जब आपको DPSP 39B और C इम्प्लीमेंट करनी है देन यू कैन वायलेट आर्टिकल 14 एंड 19. ओके, नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन 39B एंड 39C. 39B इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, और 39C इज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है देन द लॉ कैन वायलेट 14 एंड 19. ठीक है, तो ये जो DPSP वर्सेस FR वाला जो पूरा इशू है देन वी विल डिस्कस इन DPSP में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में. अभी के लिए थोड़ा बहुत याद रख लो कि 31A, 31B, 31C क्या करता है. 31A 14 और 19 को वायलेट करने दे सकता है अगर वो इन 5 कैटेगरी के लॉ के अंदर आता है. 31B 9 शेड्यूल का कंसेप्ट लाता है एंड इट इम्यूनाइजेस एवरी लॉ दैट वायलेट्स पार्ट 3 बट इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अकॉर्डिंग टू IR कोयलो केस. ओके,
एंड 31C हमने देखा कि 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। थैंक यू।